हमारे आज के मेहमान, इस दौर के सबसे बड़े हास्य कवि। सुरेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कभी कभी ख्याल तो आता होगा, मजाक मजाक में बहुत दूर चले आए। इन उटपटांग बातों पर ख्याल थोड़ी आएगा। आपको सुनने वाली एक जनरेशन जो है वो अब सठी आ चुकी है, 60 साल हो चुके हैं। मुझे लोग हास्य सम्राट कहते हैं, जबकि मैं हास्य का चपरासी। मुझे लिखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है, सबसे ज़्यादा आलसी ऐसा क्यों? आलस है। और हाथ में थाली में दूरी होती ना ज़्यादा, तो मैं भूखा ही मर जाता। पति कैसे हैं आप? वो पत्नी के मुकाबले में तो करें, इससे घटिया पति हो नहीं सकता। क्यों बनाई ये छवि, ये दुखियारे पति की छवि आपने? हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ समझती है समझाएं। पत्नी बोली, इसके अर्थ बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूँ, 4 जगह आप। बदल गया सर जमाना। ठीक भी है, पर कविता तो होनी चाहिए ना, वो नहीं है। कैसे बचेगी कविता ये? क्योंकि इसलिए भी नहीं बचेगी कि बच्चों ने हिंदी पढ़ना ही बंद कर दिया। समय रैना को जानते हो? मैं किसी को भी नहीं जानता। समय रैना को नहीं जानते हो? ना, कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, लेकिन नंगेपन की कमाई मत करो। नंगेपन की कमाई पर मुल्क में बैन होना चाहिए। कपिल शर्मा, वो कैसे लगते हैं आपको? नहीं, वो हास्य नहीं करता, उपहास करता है। वो आधे घंटे पब्लिक में भेज दो, अकेले को नहीं हंसा सकता। तो बहुत सारे कवि वहाँ दिखे हमको कपिल शर्मा के शो में, सुरेन शर्मा क्यों नहीं गए? मैं मना कर देनी हूँ। वैसे ईश्वर को मानते हैं? कहता हूँ, मैं मंच पर भी कहता हूँ कि मैं ईश्वर से बड़ा हूँ। ईश्वर से बड़े हैं आप? हाँ, इसलिए बड़ा हूँ कि मेरे अंदर रहता है। जो मेरे अंदर रहेगा वो मेरे से बड़ा कैसे हो जाएगा? वो चाहे मुझसे बड़ा होना है तो अपने अंदर मुझे रख ले। नेताओं के सामने ही नेताओं पे ही व्यंग करना कितना मुश्किल है एक हास्य कवि के लिए। पहले नहीं था इतना, अब है। अब है। इंदिरा गांधी को कोई आपने कटु व्यंग उनके बारे में सुनाया? मैं बोले, हमारे ऊपर भी कुछ लिखा है क्या? तो इंदिरा गांधी का रिएक्शन, जैसे ही आपने ये कविता सुनाई नहीं, हंसी वो। इमरजेंसी के दौरान कैसा था ये मंचों का व्यवहार, ये बदला था? इंदिरा गांधी के आज दिन में 3 छींक आई पेपर में, पहले ही पेज पर। वो छींक की फोटो खबरों के साथ में आई। या खून छींक क्यों आई, यहाँ पर जांच आयोग बैठे को। और पाकिस्तान से आई है तो पाकिस्तान को भट्टो बैठे को। राजीव जी ने कहा कि मैं अब तुम्हारी मोनोपोली दिल्ली में ख़त्म करनी है, मैं ये ले आओ। मैंने भी 3-4 प्रधानमंत्री देख रखे। वाजपेयी जी का कोई किस्सा है? कभी अगर प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। कौन कौन से नेता हैं जो बुरा भी मान गए आपसे? मेरा एक कवि था, तो उसने कहा मुझे टिकट दिलवा दो। 2 उसने दे दिए मुझे बायोडेटा अपने। एक तो बायोडेटा कांग्रेस के लिए, एक बायोडेटा भाजपा के लिए। इनमें से किसी को भी मिल जाए तो मैं उल्टा किया, मैंने कांग्रेस वाला भाजपा वालों को भिजवा दिया, भाजपा वाला कांग्रेस वालों को भिजवा। आजकल मौसम कॉकरोच का चल रहा है। ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुना है आपने? पहली बात तो है, आपके पास समाधान नहीं हो तो समस्या मत क्रिएट करो। इतिहास पद्मश्री कवि सुरेन शर्मा को कैसे याद रखे? ऐसी कविता लिखो जिसमें पूरा देश का आदमी एक दूसरे से जुड़ जाए, ना है कि एक दूसरे से लड़ना शुरू करे। एक ऐसी कविता लिखना चाहता हूं। हमारी नाट्य परंपरा के 9 रस हैं और उसमें सबसे प्रभावशाली रस है हास्य। हास्य हमें सिर्फ हंसाता नहीं है, हमें जगाता भी है। हास्य में व्यंग हो सकता है, हास्य तीखा हो सकता है, लेकिन हास्य में घृणा नहीं हो सकती। ईश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसे बुद्धि दी ताकि वो इस संसार को समझ सके, और उसे हंसी दी ताकि वो इस संसार को सह सके। और उसी संसार से निकले हैं कुछ लोग
जिन्होंने हमें हंसा हंसा कर शक्तिशाली बना दिया। उन्हीं में से एक हैं हमारे आज के मेहमान, इस दौर के सबसे बड़े हास्य कवि, साहित्यकार, लेखक, या यूं कहें कि कॉमेडी के महानायक, पद्मश्री कवि सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। कभी कभी ख्याल तो आता होगा दिमाग में कि मजाक मजाक में बहुत दूर चले आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इन ऊटपटांग बातों पर ख्याल थोड़ी आएगा मेरा। मेरा ख्याल तो बड़ी बातों पर आता है। क्या है बड़ी बात? मेरी लुगाई आज मेरे से ठीक बर्ताव करेगी कि नहीं करेगी, उसको मैं किस तरह खुश रख सकूं, उसी में पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। इस पे हम बात करेंगे आज विस्तार से, लेकिन कुछ याद होगा कि पहली कविता कब लिखी थी? मेरा मानना है कि मैं अतीत की बातें जो नपुंसक की पीढ़ी करती है, बहादुर कौमें आगे की सोचती हैं। जो बीत गया सो बीत गया, आगे क्या करना ये सोचना चाहिए। हम सब लोग अतीत का गुणगान करते रहते हैं। हमारे यहाँ बुद्ध थे, हमारे यहाँ महावीर थे, हमारे यहाँ राम थे, कृष्ण थे। हम क्या हैं, इस पर सोचना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी हमारा भी नाम ले सके। कब तक हम अतीत के इन महापुरुषों के बारे में अपने मुल्क को महान बनाते रहेंगे? कभी अपना भी तो महान बनना सीखो ना, ताकि आने वाले बच्चे आपके बारे में बात कर सकें। क्या बात है। लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम हिसाब किताब लगा रहे थे तो पता चला 1966 के आसपास आपने पहला कवि सम्मेलन या पहली कविता लिखी थी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको सुनने वाली एक जनरेशन जो है वो अब सठिया चुकी है, 60 साल हो चुके हैं। हाँ, 60 साल तो हो गए मुझे मंच पर। वैसे पहली कविता तो आज तक नहीं लिखी। जब तुलसीदास जी जैसे लोग ये कह दे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो हमारी क्या औकात है जो हम कहें हमने कविता लिखी। बहुत बड़ी चीज़ है कविता, इसमें तो कोई शक नहीं सर। और हम अपने नाम के आगे कवि लगाएं, ये लगाएं, बहुत अच्छा नहीं लगता उस बात को कहने में। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया हमने कविता लिखी। मैं किस बात पर घमंड करूं? हम उनके नखून को छू भी सकें तो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये थोड़ा फीलिंग ऑफ प्राइड आती है कि बेटा आपको इंस्टाग्राम पे सुन रहा है, पिता आपके कैसेट ला करके सुना करता था, और दादा लाल किले के कवि सम्मेलन बैठ के सुनता था आपको। 3 जनरेशन जो है वो आपकी फ़ैन है। ये बहुत बड़ा फ़ैन बेस है, लेकिन थोड़ा सा वो फिर ये बातें सोचूंगा तो अंदर घमंड आ जाएगा, और जब घमंड आपके अंदर आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लिख पाते आप अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगते हैं। मुझे लोग हास्य सम्राट कहते हैं, जबकि मैं हास्य का चपरासी हूँ। सम्राट बनने की कोशिश जारी है। अगर मैं खुद को कहूँगा कि मैं एवरेस्ट पर बैठा हूँ तो आगे बढ़ने की संभावनाएं ख़त्म हो जाएंगी। हमारा मुल्क महान है, हम ही तो कहते हैं, दूसरा थोड़ी कहेगा। हम ये सोचें कि हम पिछड़े हुए हैं तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। जब हम अपने आप को महान बने कहेंगे तो हमारे ऊपर उठने की संभावनाएं ख़त्म कर देते, संघर्ष ख़त्म कर देते। तो मेरा मानना है कि हम ये सोचें कि हम धरती पर हैं, आकाश छूने की कल्पना हमारी है, उसको छूने की कोशिश करें ताकि निरंतर चलते रहने की परंपरा जारी रहे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी हास्य कवि से नहीं, किसी फिलोसोफर से बात कर रहा हूँ आपकी बातें सुन के आज। लेकिन ये फिलॉसफी भी ज़रूरी होती है किसी भी जिंदगी में। मैं ये नहीं सोचता कि मेरा मकसद हंसाना नहीं है। किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक होता है। क्या बात है। हरियाणा से आते हैं सर आप। हाँ। तो एक ये नेचुरल ह्यूमर हरियाणा के लोगों में होता ही है, उसका भी फ़ायदा मिला आपको? हाँ, फ़ायदा तो मिला, क्योंकि हरियाणा से अगर पैदा ही हुआ बस सिर्फ 4-5 साल ही रहा हरियाणा में। पर ये था कि स्कूल की छुट्टी होते ही 2 महीने की, नेक्स्ट डे ही मुझे अपने गांव जाने की इच्छा होती थी कि वहाँ जाऊँ मैं। तो आप रहे ज़्यादातर कहाँ? ज़्यादातर बचपन आपका दिल्ली कहाँ रहा। बीता? दिल्ली में ही।
लेकिन वहाँ का पानी तो पिया होगा सर, एक ह्यूमर तो हरियाणा का है ही वहाँ के ह्यूमर तो पानी हर में। व्यक्ति के अंदर है, हम्म, हर व्यक्ति ह्यूमर है, जबकि अगर कुंठित नहीं हो, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो। हम्म, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसलिए हमारा हास्य मर चुका। मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती, मुझे मेरे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देती, हम्म, इसलिए हास्य कहाँ से पैदा होगा। पड़ोसी का सुख मेरा सुख होना चाहिए। अब पड़ोसी का सुख मेरा दुख होने लगे तो हास्य का हर एक आदमी हास्य लिख सकता है, कुंठाएं खत्म कर ले बस। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि हरियाणा का आदमी तो वैसे भी उसके आसपास इतना ह्यूमर है, इतना ऑब्जर्वेशन है कि वो। इसलिए कि हमारी इच्छाएं जो हैं सीमित हैं। हम्म, वो हरियाणा में एक आदमी वो करके खा रहा था, किसी ने क्या कहा, क्या खा रहा है, बड़े गुड़ और रोटी खा रहा हूँ। बोले ना हाथ में गुड़ है हम्म, ना रोटी है, हम्म, फिर क्या खा रहा है। बोले भाई कल्पना कर ली। बोले कल्पना तो तू हलवे पूरी की भी कर सकता था, गुड़ रोटी की क्यों की। बोले कर तो लेता, लेकिन पचाता कौन, तेरा बाप। हम तो कल्पना में भी ऊंची नहीं सोचते। अब मैंने बड़े शुरुआती दौर में जब आपके वीडियोस देखे, जो कैसेट्स में मैंने आपको बचपन में देखा, तो बड़े आप बाप बेटे के रिश्ते पे बड़ी कुछ कहानियाँ, बहुत सारे लतीफ़े, बहुत सारी कविताएं बनाते थे कि हरियाणा में बाप बेटे का रिश्ता क्या होता। कुछ कुछ उदाहरण कोई याद आ रहा है आपको जो शुरुआती अब याद नहीं आ रहा, लेकिन बाप बेटे का, क्योंकि हमारे यहाँ यही है ना, जैसे मेरे पिता ने मेरी कविता ही नहीं सुनी कभी, नहीं सुनी। ना मैं सुना सकता हम्म, कि बाप बैठे हंसी की बात कैसे कर लूँगा, हिम्मत ही नहीं। फादर अगर मुझे बुला करके 5 मिनट में छुट्टी कर दें तो मैं समझता था आज बहुत बच गए। आप बच गए। या किसी दिन उन्होंने कह दिया आप कहाँ थे, तब समझता था अब खाल नोची जाएगी तेरी। तो तू तड़ाक करके बात होती है तो इसका मतलब संबंध ठीक चल रहे। मेरे बच्चों की भी यही, मैं अगर उनको कोई काम होगा तो आएंगे, और मैं बुला लूँगा तो उन्हें पता नहीं पापा क्या बात कर रहे हैं, क्या जवाब दे, तो बहुत सोच समझ करके आते हैं। और मेरे ग्रैंडसन भी ऐसा है। तो ऐसा क्यों सर? ये तो अब तो ये ज़माना है कि बाप बेटे साथ बैठ के हंसे। मुझे तो पुरानी आदत है ना, मेरे बच्चों में भी वही आदत पड़ गई, पोते में भी वही है। वो अपने फादर और मदर के साथ सब हिल मिल कर बहुत हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जहाँ मैं गया नहीं वहाँ उनका स्टॉप लग जाता है। मुझे पता नहीं कि ठीक है कि नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि एक दूरी, इज्जत की जो दहशत है वो सबसे बड़ी दहशत होती है। लेकिन ये दहशत पहले पार्लियामेंट में हम्म, नेहरू जी के खिलाफ कोई हाथ भी खड़ा करता था, उनकी आंख मिली और हाथ नीचे हो जाता था। को इज्जत की दहशत थी। लेकिन ये लिहाज और दहशत, ये दो अलग अलग धाराएं हैं। दहशत क्यों लिहाज जरूरी? समझ लो, दहशत का एक पर्यायवाची उस समय की बात कर लो। तब तो यही समझते थे, हाथ में कभी पिता के साथ ड्रिंक करते थे ना, कोई किए आप कभी, जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जनरेशन तो साथ ले रहे हैं, कुछ में क्या। मेरा बेटा मेरे साथ लेता है पार्टी में, हो तो एक ही पार्टी में हम दोनों गए हुए हैं, अब वो ले रहा है तो वो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, पर मुझे तो मालूम है वो ले रहा है। लेकिन हमारे टाइम में तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो जब आपने अपने पिता से ये बताया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मुझे हाथ से कविता करनी है, तो कुटाई नहीं हुई घर वो पे? चाहते भी नहीं थे नौकरी करो। तो मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम था पिता का, उसी को संभालता था। तो नौकरी का तो कभी भी कल्पना नहीं की। इसलिए मैं कभी भी कॉलेज के अंदर जो भी इम्तहान देता था, मेरा एक ही काम था कि किसी तरह से 50% या 45% के नंबर आ जाएं, बस। इससे ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी है। बस 3 सवाल के जवाब दिए, चलो उठ गए। मुझे लिखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है, सबसे ज़्यादा आलसी आदमी लिखने में आपको? लिखने में। जो भी कुछ लेख लिखे, किसी
पहले वेद प्रकाश एक कविता उसको बोलकर लिखवा देता था, अब चिराग जैन आ जाता है, मैं बोलता हूँ वो लिख लेता है, नहीं तो मैं लिख ही नहीं सकता। क्यों, ऐसा क्यों? आलस है। और हाथ में थाली में दूरी होती ना ज़्यादा, तो मैं भूखा ही मर जाता। इतना आलस रहता मुझे। स्कूल जाता था, मुश्किल से 500 गज होगा, तो भी इच्छा रहती थी साइकिल लेकर के जाऊं। क्यों चलना पैदल बेकार में? क्यों सर? शुरू से आदत ही नहीं थी, और आज भी नहीं चल पाता मैं। बस इतना चल लूँ ये बहुत है कि गेट के दरवाजे से गाड़ी के दरवाजे तक चल लेता हूँ। ये क्या कम एहसान है मेरा? तो ये डॉक्टर आपसे कहते नहीं है कि थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया करिए, थोड़ा सा वर्जिश किया करिए? हाँ, तो मेरा 40 साल 30-35 साल से उतना ही वजन है बिगर मॉर्निंग वॉक के। तो लेकिन वजन के अलावा भी तो वर्जिश तो जरूरी है ना। अभी 80 साल तक, तो 81 साल का हो गया, इतना तो काम चल गया ना। फिर काय को बेकार वैज्ञानिकों ने कार बनाई, हवाई जहाज बनाई, इसलिए बनाए थे कि हम पैदल चलेंगे। सारे आविष्कार ही खत्म हो जाते, हर आदमी पैदल चलने लग जाता। अब ये नई जनरेशन आपको सुन रही होगी, वो सोचेगी। हाँ, कईयों ने जिम जाना बंद कर दिया, पर मेरे परिवार के सारे लोग जिम जा रहे। तो आप घर में नहीं समझा पा रहे हैं? नहीं समझा पा रहे ना, क्योंकि पैसे मेरे लग रहे हैं, उनका थोड़ी लग रहे। वैसे पिता से कभी ये कुटाई हुई बचपन में? नहीं, मुझे नहीं ध्यान पिता ने कभी मारा हो। जब ये बोला था कि मैं वैद्य का काम नहीं करूंगा, ये दवाइयों का काम नहीं करूंगा, और मैंने कभी कहा ही नहीं उनको। मैं तो जब 10 साल की उम्र में था, 5 से नहीं 10, 12, 13, 14 साल की उम्र में, तो पिताजी कहते थे स्कूल के बाद सीधे वहाँ जाना कारखाने में। वो कारखाना भी था, ऑफिस था। मैं क्या करूँ, काम की कमी है। बोतल साफ कर लियो, गोली बना लियो, पुड़िया बांध लियो, ये कम काम है। उन्होंने कभी मुझे खाली नहीं बैठे। हायर सेकेंडरी पास की बैग हाथ में दे दिया कि इन शहरों में चले जाना, दवाई की ऑर्डर बुक कर लेना और पेमेंट ले लेना, और इस धर्मशाला में रुक जाना, और इस जगह खाना खा लेना जहाँ बगैर प्याज लहसुन का मिलता है, और चाय पीनी है तो पूछ लेना अंडा है क्या तुम्हारे यहाँ, अगर है तो चाय नहीं पीनी। मैं आज तक प्याज लहसुन नहीं खाया। नहीं खाया आपने? ना। तो उसका कोई धार्मिक रीज़न है? धार्मिक नहीं, अच्छा नहीं लगता, घर में बनता ही नहीं था। स्वाद नहीं है उसका? स्वाद मुझे पसंद। और वैसे भी प्याज किसी भी सब्जी में डाल दो, उस सब्जी का स्वाद खत्म करती, अपनी स्मेल पैदा कर देती। जो ओरिजिनल को मार दे, ऐसी चीज़ को क्या लेना। जो आपकी हर बात में एक दर्शन दिखाई दे रहा है। तो अपने तो इसीलिए नहीं कभी। तो आप खुद को अच्छा पिता मानते हैं? पिता अच्छे हैं आप? ये तो बच्चे बताएंगे ना। मेरा पिता बहुत अच्छा था, उसने मुझे कभी खाली नहीं बैठने दिया। 8-9 साल की उम्र से लेकर के जब तक कॉलेज गया, कॉलेज के बाद फिर अब ये कवि सम्मेलन में खाली नहीं बैठने दिया। खाली नहीं बैठना। आपके पिता वैसे किसी कवि सम्मेलन में आए, श्रोता बने आपके? मैं सवाल ही पैदा, मैं सुना दूं कविता वगैरह, वो सुना ही नहीं उन्होंने? कभी नहीं। कैसेट पे तो सुना होगा? उसमें सुना होगा, टीवी पर सुना होगा, वैसे नहीं। तो पति कैसे हैं आप? वो पत्नी के मुकाबले में तो करें, इससे घटिया पति हो नहीं सकता, और इससे अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर आपको नंबर देने हो तो आप पति की कैटेगरी में अपने आप को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 0। तो आप खुद ही 0 देंगे? क्यों आप अच्छे पति नहीं? आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे पति नहीं हैं? क्योंकि हर एक पत्नी को लगता है ये कि उसका पति अच्छा नहीं है, लेकिन कह नहीं पा रही। मैं अपने आप कह रहूँगा तो 0 से कम नंबर तो दे नहीं सकती वो। मैं खुद ही कह देता हूँ, अपने आप को बड़ा क्यों आंको। हम तो खुद ही कॉपी देते हैं, खुद ही जांचते हैं, खुद ही एग्जामिनर बनते हैं, खुद ही पेपर सेट करते हैं, खुद ही अपनी कापियाँ जांचते हैं। ज़िंदगी भर अपनी कापी खुद मत जांचो, और उसमें बड़े रिलैक्स होकर के मार्क्स देते हैं। नहीं यार, इतने कम है,
मैं पहले से ही अपने आप को 0 देता हूँ, तो पत्नी एक आध तो देगी ना, तो पास तो हो ही जाऊंगा मैं। क्यों बनाई ये छवि, ये दुखियारे पति की छवि आपने? आप मंचों में दशकों से ऐसा लगा कि भाई सुरेंद्र शर्मा से दुखियारा पति नहीं है। हाँ, क्यों सही। बनाई ये छवि? मंचों को नहीं लगेगा तो फिर पेमेंट कहाँ से मिलेगा मुझे? पेमेंट इसी बात का तो मिलता है, मैं सीरियस रहता हूँ। जिस दिन हंस दूंगा पेमेंट आधा कर देगी पब्लिक। तो ये हम एक ही तो दिक्कत है, हमें किसी दूसरे की हंसी अच्छी नहीं लगती। हमें लगा था पूरी दुनिया रोती रहे और हम हंसते रहे। इसलिए कभी जिंदगी में मैं एक ही बात कहता हूँ, सुख व्यक्तिगत मत करो, सुख सार्वजनिक करो, दुख व्यक्तिगत कर लो। क्या बात है। हम लोग दुख को सार्वजनिक कर देते हैं और सुख को व्यक्तिगत मान लेते हैं। कभी ये प्रॉब्लम आई आपके साथ कि आप कहीं पत्नी के साथ कहीं मॉल में हो, कहीं घूम रहे हो, कहीं छुट्टी पे हो, और कोई आ गया आपके पास कि भाई साहब आप तो यहाँ बहुत हंस रहे हैं, मंच पे तो आप क्या बता रहे थे हमको? तो ऐसा कभी पत्नी भी याद नहीं मैं कब उसके साथ गया हूँ। छुट्टी पे नहीं गए कभी आप? हाँ ना। घर में तो हंसी बोलचाल होता होगा। नहीं, ऐसा है, मेरा बहुत ही अच्छा फार्मूला है पति पत्नी में। घर तभी अच्छा रहेगा, लड़ाई तभी नहीं होगी जब वो उठती है उससे पहले मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ, जब वो सोती है उसके बाद घर में आ जाता हूँ, कभी झगड़ा हो ही नहीं पाता। कौन सी कविता की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है आपकी जब ये पति पत्नी के रिश्ते पे जब आप सुनाते हैं? कोई ऐसी है जो दशकों से चली आ रही हो, हर मंच पे खड़े हो जाएंगे तो लोग बोलते हैं भाई साहब एक बार? अब तो कुछ अलग ही पढ़ने लग गया ना मैं। हाँ, अब तो आपने बदल दी विधा। फिलॉसफी। हाँ, और लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि वो 70 के दशक के सुरेंद्र शर्मा, 80 के दशक के तब एक कालूवाड़ी कविता थी, तो एक बार अगर आप थोड़ा सा कुछ, वो इतनी याद नहीं मुझे, जो आपको याद हो। 4 पंक्ति हैं। एक, हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ समझती है समझाएं। पत्नी बोली, इसके अर्थ बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूँ, 4 जगह आप हैं। ये काफ़ी बहुत पॉपुलर हुई कविता। किरदार से निकलना वैसे थोड़ा मुश्किल ही होता है। निकल पाते हैं? कभी सोचते हैं कि थोड़ा सा निकलें किरदार से, ये हास्य के किरदार से? मन उदास है तो भी हंसना है। किरदार से मैं कवि सम्मेलन में कवि सम्मेलन से जुड़ता हूँ, उसके अलावा नहीं रहता उससे, उसकी बात भी नहीं करता। इसका मतलब 24 घंटे आप कवि सम्मेलन रहेंगे। उसके मतलब एक सामाजिक प्राण भी हूँ, किसी का काम है, किसी को हॉस्पिटल में दिखाना है, किसी को पुलिस में परेशानी हो रही है, किसी को और समस्या है, दिन भर वही काम करता हूँ कवि सम्मेलन के अलावा। कोई शाम मुश्किल से एक आध दिन, हमारे 7-8 कवियों का ग्रुप है, वो कवि है दिल्ली में, हर महीने में एक आध बार मिल लेते हैं। तो ये उस दौर के, आपके दौर के कवि हैं या नई जनरेशन के भी कवि हैं? मेरे दौर के तो सारे निकल गए ऊपर। शरद चतुर्वेदी थे, माणिक वर्मा थे, बाल कवि बैरागी थे, सब बहुत सारे निकल गए। हुल्लड़ था, प्रदीप चौबे था, शरद जोशी जी थे, सब। अभी तो मेरे से जिस मंच पर सबसे छोटा कवि होता था मैं उम्र का, आज मुझे अध्यक्षता करनी पड़ रही। दौर की याद तो आती होगी। हाँ, याद क्यों नहीं आती है। तब कवि सम्मेलन शराब युक्त और कविता युक्त होते थे, अब शराब मुक्त भी और कविता मुक्त भी हो गए। ये कितने किस्से सुनते हैं सर हम लोग कि वो कवि सम्मेलनों में बिना शराब के कोई कवि नहीं पढ़ रहा है। हाँ, पहले यही था। और बाकायदा मंच पर थर्मस में रख करके लिए जाते थे।
और स्टेनलेस स्टील के गिलास मंगवा लेते थे। पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी सी नहीं समझेगी। फिर क्या सुबह 5 बजे तक चलता था, और पेमेंट क्या 500 रुपये 600 रुपये। तो 500 रुपये उस समय बड़ी रकम रहा। बहुत बड़ी, पर इतनी बड़ी भी नहीं थी कि आज हम हवाई जहाज से जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं। तो बुलाने वाले का मुनीम आ जाता स्टेशन पर, धर्मशाला में रुकवा दिया और ढाबे का पास दे दिया, ये ढाबे में खाना खा लेना। और ये भी कि सेकंड क्लास रिजर्वेशन मिलता नहीं था, तो सेकंड क्लास में टॉयलेट के बाहर बैठ कर के वो प्लास्टिक का एक बैग आता था, उसमें बैठकर यात्राएं की। और एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं पत्री आते थे या तार आता था, औरों के यहाँ तार आने का मतलब किसी की डेथ की खबर आती थी पुराने टाइम में। हमारे यहाँ तार का मतलब कोई सम्मेलन का होगा आज जरूर। तार आना हमारे लिए खुशखबरी होता था। और बैठ गए ट्रेन में, चले गए। दिल्ली से शहडोल के आगे अंबिकापुर में जाना था मुझे। तो ट्रेन निकल गई, तो जून के महीने में मालगाड़ी के इंजन में बैठकर उधर कोयला जल रहा है, शहडोल तक पहुँचे। वहाँ से फिर ट्रक से लिफ्ट ली, फिर एक जगह तक पहुँचे, वहाँ से तांगा लिया, फिर कवि सम्मेलन में पहुँचे। पता लगा वहाँ कवि सम्मेलन कैंसिल कर दिया उन्होंने। कैंसिल कर दिया? कैंसिल कर दिया। क्या, वो प्रेसिडेंट जो था तो उसके लड़के ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, तो कवि सम्मेलन नहीं हुआ। माणिक भाई मेरे से पहले पहुंच गए थे, माणिक वर्मा, तो दुखी होकर बोले भैया वो कुआं में भी दिखा दो। मैंने ये बात छाप दी, धर्मवीर भारती जी को बताई, उन्होंने छाप दिया धर्मवीर में। तो 3-4 साल तो अंबिकापुर वालों ने इसी बात पर नहीं बुलाया कि आपने हमारे बारे में ये कहा। तो ऐसा फिर खुद ही दिक्कत ये नहीं था, उस गर्मी में उसी रास्ते में दोबारा आना था, वो दिक्कत थी। और तो अब तो बिगर हवाई जहाज की कोई मतलब ही। बदल गया सर जमाना। ठीक भी है, पर कविता तो होनी चाहिए ना, वो नहीं है। अब तो वो मंचों में मैं देखता हूँ हास्य कविता के नाम पे पैरोडी हो रही है या मिमिक्री हो रही है, लतीफ़े बोले जा रहे हैं। वो वही मैं कर रहा हूँ ना। तो जब आप बैठते हैं उस मंच पे और कोई कविता, कोई पैरोडी कर रहा है, कोई मिमिक्री कर रहा है, उससे हास्य निकाल रहा है, तो कुछ तो अफसोस होता होगा दिमाग में कि नहीं, सोचते क्या करें, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप वो ऑर्गेनाइजर है, वो भी कवि जो है, जो कुछ नहीं सुना रहा, वो ऑर्गेनाइजर है। तो उसकी तो उस पर वाहवाही करनी है ना आपको, बुलाया तो इसी ने। नहीं, लेकिन वो जो आधी उम्र के आपके कवि हैं इस समय, बहुत सारे ऐसे कविता हम लोग जो वायरल होती है कुछ, वो ज़्यादातर हो रही है पैरोडी। देखिए पैरोडी या है, मिमिक्री, उनको मंचों की जगह मिल गई, मिमिक्री को जगह, जो कविता का मंच हुआ करता था। मिमिक्री को सबको जगह मिल गई, बस कविता को नहीं मिली। कैसे बचेगी कविता ये? क्योंकि इसलिए भी नहीं बचेगी कि बच्चों ने हिंदी पढ़ना ही बंद कर दिया। पहले IAS ऑफिसर भी संस्कृत के विद्वान होते थे, अब बच्चे पढ़ी हिंदी 9th तक की रहे। अब तो हिंदी वो है जो आप और हम बोल रहे हैं, उसी से सीख रहे हैं बच्चे। साहित्य उन्होंने पढ़ा नहीं। कईयों को तो निराला का भी नाम याद नहीं होगा, बच्चन का नाम याद नहीं होगा, कौन थे ये। बच्चों को मैं कह दूँ 29 रुपये लिया तो पूछे वाट 29। मैं हिंदी अकादमी में था उपाध्यक्ष, तो मैंने एक पास किया कि दिल्ली के स्कूलों में 1 से 100 तक की हिंदी बच्चों को पढ़ाई जाए। कम से कम हिंदी भाषी इलाका है तो इतना तो होना चाहिए।
सिसोदिया जी वो थे मंत्री, तो मुझे मिल गए, सुरेंद्र जी ये क्या कर दिया आपने। मैं क्या बोले, बोले पहले ये तो मालूम करो जो पढ़ा रहा है उसे 100 तक की आती है कि नहीं। जब मास्टर को ही नहीं आएगी तो बच्चों को कैसे। नहीं, लेकिन एक जिम्मेदारी नहीं बनती है जब आप इतनी बड़ी शोहरत हासिल कर चुके हो, एक जिम्मेदारी बनती है इस कद पे पहुंचने के बाद कि हम कम से कम उस नई जनरेशन को ट्रेंड करें या बोलें या अपना प्रोटेस्ट दर्ज करें कि भाई कविता के मंच पे कविता होनी चाहिए। बेसिकली क्या है, मेरा मानना है कि आप गलत मत करो बस। मैं दूसरे को सुधारने का मैं ठेका नहीं ले रखा, मैं ठीक रहूँ बस, इतना ही बड़ा काम है। एक महिला मुझे मिली वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी चंडीगढ़ में, तो इंडिया का देखती थी वो। तो शर्मा जी आपको सुना विश्व शांति हो जाए, कुछ ऐसा करें हम मिल कर के, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, यह आतंकवादी बैठ रहा है, विश्व शांति हो जाए, इसमें आप हमारी मदद करिए। मैं एक ही काम, मैंने कहा एक कुछ मत कर, तो खुद शांत रहे, बस विश्व शांति आ जाएगी। और जितने भी शांति प्रिय लोग हैं जो शांति का संदेश देते हैं, चाहे वो रसिया हो चाहे अमेरिका हो, हैं कि वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, अरे यार तुम मांसाहारी लोग साकार पर प्रवचन देते हो, अच्छे थोड़ी लगते हो। पहले खुद तो हथियार बनाना बंद कर दो, विश्व शांति आ जाएगी। तुम्हें तो शांति तब मिलती है जब दो देश लड़ लें, ताकि आपके हथियारों की बिक्री चलती रहे। मैं तो कहता हूँ, मंच पर भी बोल देता हूँ मैं, मोदी जी जाइए पाकिस्तान, बात करो प्रेसिडेंट से कि आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते? तू अपने मुल्क की बेरोज़गारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते? यार रोटियों का खर्च गोलियों पर, गोलियों का खर्च रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश संपन्न हो जाए। फ़र्क तो अमेरिका को पड़ेगा, रूस को पड़ेगा जो हमें हथियार बेचता है, वो समृद्ध हो जाए, इसके लिए हम आपस में लड़ें। क्या बात है। हाँ, उसकी खुशहाली के लिए लड़ रहे हैं। उनका तो मकसद ये है कि हम दोनों कभी मिले ही नहीं। वो तरह तरह के कारण ढूंढता ढूंढता है। यार तुम लड़ना बंद कर दो ना, अपने आप ही उनके हथियार नहीं बिके तो गरीबी रेखा के नीचे तो वो आएंगे, हम थोड़ी आएंगे। हम तो संपन्नता की तरफ बढ़े। बिल्कुल, हम मुकाबला करें भी तो किससे? किससे कर, क्यों करें मुकाबला? हाँ, गरीबी बेरोजगारी तो सब जगह है ना। बिल्कुल। हाँ, अरे एक सीज़न सा नहीं आपको लगता है कि चल रहा है? लेकिन आप जो बात कर रहे हैं बड़ी आदर्शवादी बात है, लेकिन ये जो मंचों पे आजकल वीर रस, जो जिसे कहें अब अंगार रस बन गया, वो तो वहाँ उनकी सारी कविताएं जो होती हैं वो ये होती है कि हम लाहौर में तिरंगा गाड़ देंगे, हम सरहद पर हिंदुस्तान लिख देंगे। ये वो तो कभी कई बार भाई 30, 40, 50 हज़ार में, ऐसे भी 4-5 लाख वाले भी कवि हैं जो पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। 25-30 वाला भी वही काम कर देगा, ख़त्म कर देगा। 25-30 आप उम्र बता रहे हैं? नहीं, हज़ार में। उस खर्च में पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है। 25,000 में पाकिस्तान ख़त्म कर दें। पाकिस्तान को पता भी नहीं लगता वो ख़त्म हो गया। यहाँ इस शहर के अंदर मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे एक बार बताओ, पड़ोसन के बांझ होने से आपकी पत्नी गर्भवती थोड़ी हो जाएगी? हम किसी को बर्बाद करके आबाद नहीं हो सकते। ये एक सोच जो है, कभी भी जिंदगी में इस सोच पर हमें चलना चाहिए। मैं अभी नए साल पर मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मैंने ईश्वर से कहा कि भाई हमने तो बहुत तरक्की कर ली, तुमने कोई तरक्की नहीं की आज तक। भाई हमने रॉकेट बना लिया, कार बना ली, चांद पर पहुंच गए, तुमने वही वैसा याद बनाते रहे आदमी। ये नहीं जिस तरह स्टेपनी कार में एक्स्ट्रा दे देते हैं, इस तरह कोई एक्स्ट्रा किडनी दे दो,
एक आधा एक्स्ट्रा आँख वगैरह दे दो, जो अगर का आदमी की खराब हो जाए तो बाद में वो उससे काम चले। एक आज तक नहीं किया। फिर मैंने कहा इतना नहीं कर सकता, इतना तो करता है, कर दे सकते हैं कि जब तू इंसान बनाए तो उसमें थोड़ी इंसानियत भी डाल दिया कर। क्या बात है। हाँ, इतना तो कर ही सकता है। और इतना नहीं कर सकता, एक काम और कर दे, जो भी दो देश लड़े उसके एक एक लीडर को अपने पास बुला ले, तो संसार में एक युद्ध नहीं हो सकता। ट्रम्प सोचेगा कहीं मुझे नहीं बुला ले, पुतिन सोचेगा कहीं मुझे नहीं बुला ले। एक दो व्यक्ति के उठने से युद्ध बंद हो सकते, सिर्फ दो। और वो दो बड़े कभी नहीं मरेंगे, मरेगी जनता मरेगी। युद्ध में किसी भी देश का प्रधानमंत्री वो कहीं नहीं जाता, जाएगा तो आम आदमी जाएगी, जिसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी रोजी की चिंता है, वो मरेगा। तो ये कहते हैं ना कि युद्ध में कोई रनर अप नहीं होता है। हाँ। या तो कोई जीतता पहले है युद्ध या होता कोई था तो राजा हाथी पर चलता था आगे, अब राजा महल में रहता है, बाकी सब अपने लड़ते रहो। ये क्या होती है? खैर ये मुझे लगता है थोड़ा विषयांतर हो गया, हमको वापस से हास्य पे आना चाहिए। और हास्य पे एक विधा, आजकल एक नई विधा शुरू हुई है, और बहुत सारे आपकी चौथाई उम्र के बच्चे हैं, वो अब देश में मतलब उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल चरम पर है। तो ये कोई कंपटीशन की भावना तो मन में आती होगी कभी कि ये नई उम्र के लड़के मेरे से कुछ ज़्यादा ले रहा तो क्या फ़र्क पड़ता मुझे? नहीं, बात पैसे की मैं भी नहीं। एक टाइम में भी नहीं रहा जिससे ज़्यादा लेता ही था ना, कहाँ मेरा उनका मुकाबला। ये तो ये है कि जो जितना अब तो आज की तारीख में आप ये देखिए, कॉमेडियन जो आते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन, गाली भी बकते हैं, सब कुछ करते हैं। देखिए आपने? मैं देख ही नहीं पाता हूँ, फिल्म देखनी बंद कर दी इसलिए। नहीं, कभी 25 साल से मैं फिल्म नहीं देखी। मोबाइल पे, रील पे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन तो आपको दिखते होंगे? मैं देखता ही नहीं, मुझे मालूम है गाली बकते रहेंगे। और मखौल अभी भी एक का किस्सा चल रहा है, कोई नाम है पता नहीं, मुझे नहीं। समय रैना को जानते हो आप? मैं किसी को भी नहीं जानता। समय रैना को नहीं जानते आप? ना, नाम नहीं सुना कभी? सुनता ही नहीं। और भी बात सुनने के लिए बहुत है ना। वो तो बहुत पॉपुलर हैं, समय पूरा एक ऐसा लगता है कि जेंजी बिल्कुल पागल है उनके लिए। उनके अच्छी टिकट बिक जाती हैं, अच्छी टिकटें बिकती हैं उनकी। मैं तो कला के लिहाज से पूछ रहा हूँ, मैं उसके अर्थशास्त्र पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो नई कला है, ये जो नए कलाकार हैं। मैंने किसी का नाम नहीं सुना, ना मैं देखता। मैं अपना काम करता हूँ बस, फिल्म नहीं देखता। तो समय रैना एक शो लेकर के आए, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने एक शो शुरू किया, उस पर विवाद हो गया, वो शो बंद हो गया। अब वो एक नया सीजन लेकर के आ रहे हैं उसी शो का। तो बहुत से लोग खुश हैं, बहुत से लोग नाराज़ भी हैं, ये जो गाली गलौज है उसमें। तो ये जानकारी आपको तो इस खबर की जानकारी होगी कि ये। मैं इनकी चर्चा भी नहीं करता हूँ, मेरे पास और बहुत है विषय सोचने के। तो आप इसको सही भी नहीं मानते हैं, ये जो जिस लैंग्वेज का बिल्कुल, मैं भी जो बात बाप बेटी एक साथ बैठ करके ना सुन सके ना देख सके, वो गलत है। हास्य वो होना चाहिए, कोई भी कविता ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूरा परिवार बैठ करके शामिल हो सके। जिसमें परिवार बैठकर शामिल नहीं हो सके वो नहीं होना चाहिए, और उस पर बैन लगना चाहिए। बैन लगना चाहिए। हाँ। नंगे नहीं, कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, लेकिन नंगेपन की कमाई मत करो। नंगेपन की कमाई पर मुल्क में बैन होना चाहिए। नहीं, बैन कल्चर के भी तो सर लोग इसके खिलाफ होते हैं ना, कि ये बैन कल्चर क्या है। बैन ऐसे तो जिन चीज़ों पे विरोध होता रहेगा उसको बैन कर दो, नहीं, ये भी एक आवाज़ जो होती है। चीज़ आदमी को आदमी से तोड़े वो बैन होनी चाहिए, जाति के नाम पर चाहे धर्म के नाम पर।
अगर आदमी जुड़ता है वो कविता, वही साहित्य, वही फिल्में दिखाई जानी चाहिए। अब फिल्मों में क्या है कि हर सीरियल में एक बुजुर्ग को षड्यंत्रकारी कर देते हैं आप लोग, रिश्तों को खराब कर देते हैं। पहले भी तो थे ना, जब कोई नहीं था प्राइवेट चैनल, तब जो आती थी महाभारत, रामायण, देश में कर्फ्यू लग जाता था, उस पर तो किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई, बल्कि कर्फ्यू बैठे रहते थे। बसें चल रही होती थी तो रुक जाती थी वहाँ पर जहाँ टीवी चल रहा। हम लोग बुनियाद, मालगुड़ी डेज, उसके लेवल का तो ये एक भी नहीं बना पाए। ये जो है जिंदगी हास्य का इतना बड़ा सीरियल, शरद जोशी जो लिखते थे, मालगुडी डेज, मालगुड़ी डेज, तो ऐसा तो नहीं कि लिखना बंद हो गया। ऐसा लोग कि आपने वो दिमाग में ठूस कर भर दिया है कि अच्छा यही है। जब अच्छा दिखाओगे तो भीड़ उस तरफ जाएगी ना। रामायण से बड़ी क्राउड पुलर तो कोई भी नहीं रहा आज तक। भाई महाभारत है, लोग देखते थे। ये ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं देखना चाहता, अच्छा आ ही नहीं रहे तो करेंगे क्या लोग। वक्त के साथ भी तो चलना पड़ता है सर। नहीं, वक्त के साथ मैं कह रहा हूँ, आप नकार दें तो अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम खुद जा रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं। नहीं, इस पे सुरेंद्र जी दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है, जो बात आप कह रहे हैं उससे बहुत सारे लोग सहमत हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये कहता है, जो आपने अभी गाली गलौज वाली कॉमेडी की बातचीत करी, समय रैना की और बाकियों की, उसमें एक पक्ष ये कहता है कि क्या हमारे समाज में वो भाषा इस्तेमाल नहीं हो रही है जो उस समय वो मंच पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसी समाज की भाषा है, जैसी दोस्तों की महफिलों में बातचीत होती है, उसको मैं मंचों पे बोल रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, उतनी ही तालियां बजा रहे हैं। वो कब तक है? जब तक रहेगा। दोस्तों में हम बैठे हैं, 10 में बात है ना, आप करोड़ों में पहुंचा रहे हो इस बात को। आप अमृत भी तो पहुंचा सकते हो ना। मंच में अगर हम संभोग कर रहे हैं तो क्या मंच पर दिखाएंगे क्या उसको? स्टेज पर दिखाएंगे क्या? क्या लोग देखना चाहते हैं ये जरूरी नहीं है, क्या लोगों को देखना चाहिए ये जरूरी है। पर लोगों को क्या देखना चाहिए ये हमारा कर्तव्य बनता है। लोग क्या सुनना चाहते हैं मेरी कविता में, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा महत्वपूर्ण ये है कि उनको क्या सुनना चाहिए, चाहे आपको पसंद हो चाहे नहीं हो। ये बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स से ये सवाल पूछा जाता है कि आप जो OTT फिल्मों में इतनी गालियां हैं, इतना क्राइम है, ब्लड बात है, तो उनका जवाब यही है कि ये समाज में आज देखिए, फिल्में तो समाज का आईना का ही गई, तो जो आज का समाज है वैसी ही फिल्में बन रही हैं। जैसे 1960 का समाज था, 1960 की फिल्म में तो नहीं बनी ना। देवदास जो बनी 3 बार बनी ना, फिर ऐसा तो था नहीं। पाकीजा थी, हाँ, मुगले आजम थी, रिकॉर्ड थोड़े साल भर चली। आज 10 दिन में फिल्म खत्म हो जाती है। तो क्रेडिबिलिटी उसकी ज़्यादा है कि आपकी फिल्म की ज़्यादा है? आज भी अगर अंताक्षरी हो 2 ग्रुप में तो वही पुराने फिल्मी गाने, आज का एक गाना लोगों को याद नहीं। हर चीखने वाला सिंगर हो गया और हर अच्छे गाने को चीख चीख करके पढ़ना शुरू कर दिया। उससे क्या मतलब निकलता है, बताइए आप। नहीं, बिल्कुल एक पक्ष है आपका। पहले आप गाते थे सिंगर तो मन से गाते थे। हैं, आप देखो जितने भी क्लासिकल लोग हैं मन से गाते थे, पहले सब गाते थे, मन से गाते थे। पैसा ज़्यादा आ गया तो मुंह से गाने लगे, हैं, और पैसा आ गया तो अब लिप मूवमेंट करते हैं। माइक लिया हाथ में और लिप मूवमेंट करते रहे, हंस कूदते भी रहे। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कूदते हुए कोई इतना बढ़िया कैसे गा सकता। कहीं आवाज़
में सांस आपका वो नहीं होता, छूटता नहीं, और पूरा उछल कूद करके कर दें। लता जी वगैरह, आशा जी खड़े होकर ही तो गाना गाती थी, और आखिर तक मन से गाए उन्होंने। तो आज का म्यूजिक भी आपको सुनता ही नहीं मैं। जो पसंद थे पहले, पुराने गाने पसंद थे। गज़ल में जगजीत सिंह पसंद थे, क्योंकि उसमें पोइट्री भी होती थी। अब जो गज़ल गायक है उन्हें पोइट्री की समझ नहीं, तो किसी को भी गा दे। उसका कल सिलेक्शन पोइट्री का बहुत बड़ा था जगजीत सिंह का। बिल्कुल। तो आपका बेसिकली ये पक्ष ये है कि जो चीज़ हम परिवार के साथ, अपने बच्चों, अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी बहन के साथ नहीं देख सकते, वो समाज में नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही पक्ष रखने वाले एक और देश के बहुत नामी कॉमेडियन हैं कपिल शर्मा, वो कैसे लगते हैं आपको? नहीं, वो हास्य नहीं करता, उपहास करता है। किसी भी व्यक्ति को खड़ा करेगा तो उसका उपहास करेगा। हास्य और उपहास में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फ़र्क है, एक बार समझाइए ज़रा, एक बार दर्शकों को। हास्य में है कि लोगों को हंसाना, एक उपहास में मखौल उड़ाना, चाहे वो कोई मोटा हो चाहे कैसा भी हो। तो बॉडी मखौल, शेमिंग, हाँ, क्योंकि मखौल ये उड़ाना आरोप है, उनके ऊपर लगता है। मखौल उड़ाना है तो आप अपने ऊपर उड़ाओ। किसी का मखौल उड़ाओ, अपने ऊपर मखौल उड़ाओ। उस समय लोगों को अच्छा लग सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो हास्य का असली रूप में, हास्य में हर एक हास्य अच्छा भी नहीं है। एक द्रौपदी की गलत हंसी ने महाभारत करवाई है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते हास्य हंस जगह। रावण सीता का अपहरण करते हुए अट्टहास करते हुए निकलता था। आज भी हर एक रामलीला में देख लो, अट्टहास को, जो कि राक्षसों का था, अहंकार की निशानी है, अहंकार की, अट्टहास का है, हमने उसे आदमियों तक ले आया, यही बहुत बड़ी बात है। पुराने किसी भी ग्रंथ में जो हास्य लिखा गया वो बहुत ही बेकार लिखा गया। विदूषक बना करके गैस पास कर दी, उससे हंस, तब उन्होंने सोच ही नहीं थी। अच्छा, पुराने ज़माने में इसलिए भी नहीं लिखा गया कि बीरबल तक अकबर को कोई भी बात कहने से पहले हज़रत जान की मुआफ़ी हो तो एक बात कहे। अब वो बात तो नहीं है, उससे बाहर निकल आए हम। आज़ादी के बाद ही तो हाथ से निकल पाए ना बाहर। उससे पहले कहाँ निकल पाता था, कहीं अंग्रेज़ों पर करते थे तो कहाँ होता था। तो हम तो इंसानों तक लिया जो कि राक्षसों के लिए था। किसी भी चौपाई में रामचंद्र जी हंसते हुए दिखाए गए एक भी लेख में? मुस्काई तक है, और रावण हंसता हुआ दिखाई दिया। तो पहले लिखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने कहा ये तो राक्षसों के लिए हास्य जो है निषेध माना जाता था परिवार में भी। हम तो आदमियों तक लिया उसको। नहीं, इसमें तो योगदान आपका, मेरा नहीं, मेरे से बहुत बड़े कवि हैं। हाँ, लेकिन एक उस परंपरा का हाथरसी रहे, काका हाथरसी, पूरी परंपरा की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी परंपरा रही है उसकी। लेकिन ये जो परंपरा, अब आपके बाद वाली जनरेशन, आप चलिए समय रैना से सहमत नहीं है, आप कपिल शर्मा का भी आलोचना करते हैं इस विषय पर कि वो बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, या हाँ, मतलब किसी का मखौल, अपना उड़ा वो मखौल, किसी और का मखौल मत उड़ा। तो बहुत सारे कवि वहाँ दिखे हमको कपिल शर्मा के शो में। हाँ, वहाँ से कवि भी गए, सुरेंद्र शर्मा क्यों नहीं गए? दो ही बातें होती हैं, मुझे अगर बुलाए तो कपिल शर्मा बुलाए, ना कि उसका पीए। अच्छा, आपको न्योता बुलाया गया कभी कपिल शर्मा जो? बुलाया उसने, मैं मना कर देनी हूँ। क्या वजह बताई आपने? मैं वजह कुछ नहीं आता। तो आपने अभी कहा कि कपिल शर्मा बुलाएं तो मैं चला जाऊंगा, पीए बुलाएगा तो नहीं जाऊंगा। मतलब एक मेरा स्ट्रक्चर भी तो कुछ है ना। बिल्कुल। कपिल शर्मा एज ए न्यू कमर मेरे साथ शो में कईयों में गया है, जब वो मशहूर नहीं था, तो उसके पास इतना खुद का क्रिएशन नहीं है ना। उसका खुद का क्रिएशन नहीं है।
खुद का क्रिएशन हो, खुद की राइटिंग हो तो अच्छा। वो आधे घंटे पब्लिक में भेज दो, अकेले को नहीं हंसा सकता। ये वाली सर एक लड़ाई है, ये जो आपने बात कही, सुनील पाल को जानते हैं आप? हाँ, ये समय रैना और सुनील पाल के बीच में एक लड़ाई हुई और सुनील पाल ने एक चैलेंज किया समय रैना जैसे कॉमेडियंस को कि आप लोग किसी मेले में आ जाएं और वहाँ जा कर के क्राउड को हंसा करके दिखाएं, तो इनके बस का नहीं है। तो समय रैना ने कहा कि भाई हम उससे बड़ा क्राउड को हम इंटरटेन करते हैं, वो लोग हंसते हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये चैलेंज, ये तो दो अलग अलग विधाएं हैं, दोनों के अपने अपने ऑडियंस हैं। भाई मैं किसी को मना थोड़ी कर रहा हूँ। मिमिक आर्टिस्ट को मैं कहूँ, उसका भी काम हंसाने का वो है जी। पर उसे आप कवि तो नहीं कहेंगे ना। कभी नहीं कहेंगे। हाँ, आप कपिल शर्मा को कवि थोड़ी नहीं, कहोगे। बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ, उसकी अपनी हास्य की दो विधाएं हैं। विधाएं, उसकी उस विधा में हंसा रहा है। हम्म कोई तीसरे विधा वाला है, हम्म वो अपने अलग तरह से हंसा रहा है। मैं उसे हास्य की विधा है, लेकिन कविता थोड़ी कहेंगे मुझसे। आज वैसे ये भी आपको लगता है कि थोड़ा सा भावनाएं भी बहुत जल्दी आहत होने लग जाती हैं अब? कोई कोई मजाक करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है आज के दौर में। मजाक मुश्किल इसलिए हो गया है, हम्म लिखने वाले के अंदर भी ठेस पहुंचाने की नीयत होती है। हम्म वो चाहता है कि अगला आहत हो। हम्म आप सोच करके ये लिखोगे तो आहत ही होगा। हम्म आप सोच में मत लिखो ना, हम्म तो आहत नहीं होगा। हम्म मैं ईश्वर पर आगे कुछ बात कहूँगा, कहता हूँ, मैं मंच पर भी कहता हूँ कि मैं ईश्वर से बड़ा हूँ। ईश्वर से बड़े हैं आप? हाँ, इसलिए बड़ा हूँ कि मेरे अंदर रहता है। जो मेरे अंदर रहेगा वो मेरे से बड़ा कैसे हो जाएगा? वो चाहे मुझसे बड़ा होना है तो अपने अंदर मुझे रख ले। बिल्कुल ये भी तो एक धार्मिकता है। बिल्कुल दर्शन है एक। वैसे ईश्वर को मानते हैं आप? जब ईश्वर नहीं, ईश्वर मुझे मानता है। कभी ईश्वर पर भरोसा मत करो, इसलिए बयान हो कि ईश्वर तुम पर भरोसा रखे। उसमें से कोई कबीर निकलता है, कोई गाली महावीर निकलता है, कोई बुद्ध निकलता है, कोई नानक निकलता है, जिस पर ईश्वर भरोसा रखता है कि हमने जिस मकसद से इन्हें भेजा था उस मकसद से ये काम कर रहे हैं। मैं मंच पर भी कहता हूँ, एक सेठ के पास भूखा गया, सेठ भूखा हूँ रोटी खिला दे। सेठ ने कहा मैं तो धार्मिक हूँ, एक नियम बना रखा है, जो 15 मिनट राम का पाठ कर दे, राम नाम जप ले, तो उसे रोटी खिला देता हूँ। मेरा धार्मिक काम भी हो जाता है, उसकी भूख भी मर जाती। तो भूखे ने कहा मैंने तो आज तक नहीं लिया, अब क्यों लूँगा? सेठ बोला रहने दे। सेठ ने देखा वाकई भूखा है, तो बोले यार क्यों जान दे रहा है, 1 मिनट तू राम का नाम ले दे, मैं तुझे रोटी खिला दूँ। तो भूखे ने कहा सेठ मना किया ना, मैंने नहीं लिया आज तक, तो अब नहीं लूँगा। आखिर में सेठ थक गया उससे, बोले ऐसा मेरा भी सिद्धांत है, तो एक बार राम का नाम ले दे, तुझे रोटी खिला दूँ। भूखे ने मना कर दिया, मर गया। रात को भगवान राम दिखे सेठ को, बड़ा बड़ा पाप किया रे, आज तो एक को मार दिया तैने। सेठ ने कहा मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो आपका नाम का प्रसार और करता रहा हूँ, आप मुझे कहते हैं पाप किया। बोले नहीं, पाप तो तय नहीं किया। बोले कैसे पाप कर दिया मैंने? आप भी गलत बात कर रहे हैं। बोले राम ने कहा सेठ एक बार बता, जो भूखा मरा उसकी उम्र क्या थी? तो सेठ ने कहा होगी कोई 60 साल। तो भगवान राम ने कहा सेठ जानता तो मैं भी था कि वो मेरा नाम नहीं लेता, मैं 60 साल तक उसे खाना खिलाता रहा, तू एक बार भी खाना नहीं खिला सका। इसमें कहाँ धार्मिकता नष्ट होती है? हम राम को निभा रहे हैं, भुना रहे हैं। इस देश की राजनीति धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति में आ रही है या धर्म को कंधे पर बैठाकर राजनीति में आ रही है?
धर्म को कंधे पर बैठा करके राजनीति में आओगे तो राजनीति में शुद्धता आ जाएगी, निर्मल हो जाएगी राजनीति। धर्म के कंधे पर बैठ करके आओगे तो राजनीति कुटिल हो जाएगी। एक ये बहस भी चलती है इस समय जो आप बात कर रहे हैं कि मंदिर या विश्वविद्यालय या अस्पताल क्या बनने चाहिए, बड़ी लंबी बहस थी। कवि क्या कहता है इस पे? मेरे विचार में हॉस्पिटल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, पर स्कूल वो बनने चाहिए जो दुकान नहीं लगे। आज 90% किसी भी मंदिर में जाता हूँ मैं तो ऐसा लगा जैसे इंडस्ट्री है, पैसा वसूल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी कारखाने में जाता हूँ तो ऐसे लगता है ये मंदिर है, यहाँ 100 लोगों को रोजगार चल रहा है उनका। भाई मंदिर में तो हमारी बनाई मूर्ति है, कारखाने में काम करने वाले ईश्वर की बनाई मूर्ति है। तो हम हमारी मूर्ति को प्राथमिकता देंगे कि ईश्वर की बनाई मूर्तियों को? और आस्था का क्या? आस्था तो अगर आप मंदिर में नहीं भी जाएंगे तो आस्था खत्म होती है क्या? आस्था दिखावे की होती क्या? फिर ये लोग पूछते हैं कि भाई ये बात मैं नहीं जाता मंदिर में तो नहीं जाता ना। नहीं जाते आप? हाँ जाता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ उससे कि तैने बहुत कुछ दे दिया मुझे, जो मुझसे वापिस ये ले ले मुझसे। ईश्वर को भी तो लगना चाहिए, सारे भिखारी नहीं आते, कोई बादशाह भी तेरे दरबार में आता है। क्या बात है। तो कोई पूजा, किसी तरीके की कोई पूजा, कोई कर्म कांड नहीं करता? मैंने एक का आंसू पहुँच दिया, ये हो गई ना पूजा। एक किसी का काम कर दिया, और क्या चाहिए? जरूरी नहीं कि मैं ईश्वर का नाम लूँ तो ही धार्मिक हूँ। मैंने किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाई। ओशो कहते हैं जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और मैं कहता हूँ जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। धार्मिकता उनकी अलग है, जो मंदिर जाने वाले, मेरी अलग है। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग फिर ये बोलने लगते हैं जब भी कोई इस तरीके का विमर्श होता है कि भाई ये बात मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारे के लिए भी लागू होनी चाहिए। मैं मंदिर का मतलब तीनों ही हैं। हाँ, उसमें एक सब धर्मों पे, सब धर्मों पर लागू होती है। ऐसा नहीं कि मैं मस्जिद और उसकी बात कर रहा हूँ, वो हर एक धर्म पर लागू। एक प्रकार में मंदिर कह लो, मस्जिद कह लो, गुरुद्वारा कह लो, गिरजाघर कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो धर्म का स्थान है वो कितना है। पूरे संसार में युद्ध धर्म के नाम पर हुए हैं। जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक, उसने तो एक भी बूंद लहू की निभाई। धर्म इसलिए थोड़ी बने थे कि हम आपस में लड़ेंगे। यह धर्म ईश्वर ने आपस में, ऊपर तो एक ही है ना वो। मैं कहीं एक छोटी सी कविता लिखी, मैंने ये बता तू जानता है तू एक है, बोले हम तो एक ही हैं। मैं एक है तो यार दुनिया वालों को भी बता दो हम एक है, ताकि हम लड़े। ये बात हमें बताते नहीं है, हम कहते हैं अलग अलग है। कैसे अलग अलग? चांद उसका है तो मेरे पाकिस्तान वाले चांद को मानते हैं ना। तो जो चांद उसका है तो फिर यहाँ रोशनी क्यों देता है? सूरज हमारा है तो उजाला हर एक जगह क्यों देता है? जितने भी आज की तारीख में, मैं मंच पर एक ही बात कहता हूँ। लोग कहते हैं संदेश, मैं एक ही संदेश देता हूँ कि जितने भी संदेश देने वाले इनसे बच कर रहें, इनसे बच के रहें। हाँ, अपने निर्णय की क्षमता पैदा करें। ये आपको गुमराह करने वाले लोग हैं। जितना संदेश देने वालों ने मुल्क को या संसार को गुमराह किया है, उतना किसी ने भी नहीं किया। तो उसमें हमारी निर्णय लेने की क्षमता खत्म कर दी। तो उसमें तो बड़े जिन्हें महापुरुष कहा गया वो भी है। बुद्ध का भी एक संदेश है, महावीर का भी संदेश है, गांधी का संदेश है। उनके संदेश में ये नहीं कहा आप पालन करो। उसने एक संदेश दिया, अपना दिया कि इस तरह से व्यक्ति को रहना चाहिए।
हम्म और वो रहे। हम्म आज जो संदेश देने वाले उस तरह से रह रहे हैं क्या? जब आप पालन नहीं करें तो हम कैसे पालन करेंगे? लेकिन इस समय बहस तो ये चलती है, हिंदू राष्ट्र या सेकुलर राष्ट्र। ये बहस ही बेमानी है। मुझे भी कहा कि हिंदू, मैंने भारतीय राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? उसका आकाश बड़ा होगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हरिजन हूँ, ये विचारधारा है। मैं भारतीय हूँ, ये एक विचार है। मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं जापानी हूँ, ये विचारधारा है। मैं मनुष्य हूँ, ये विचार है। विचारधारा खत्म होनी चाहिए, विचार पैदा होना चाहिए। और विचार मरता जा रहा है, विचारधारा की बात चलती जा रही। कांग्रेसी विचारधारा, भाजपा की विचारधारा। विचारधारा क्या? विचार क्यों नहीं है? जब विचार आएगा तो सब खत्म हो जाएगा। मैं भाजपा का एमपी हूँ। भाजपा का एमपी नहीं हो भाई, भाजपा के चुनाव से लड़े, या कांग्रेस का उसके चुनाव से आप लड़े। जीतने के बाद तो उस इलाके के एमपी हो तुम, जिसने आपको वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो। लेकिन हमने जिन्हें देश से के लिए लड़ने के लिए भेजते हैं, वो आपस में लड़ने लग के बताओ, पार्लियामेंट में या विधानसभा में। लेकिन अब तो ये दल बदल वाला, कभी टिकट किसी और की हाँ, तो मिली, मैं एक बार जीते व्यंग भी कर कहीं। देता हूँ। एक दिन ऐसा हो जाएगा पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा और भाजपा कांग्रेस युक्त हो जाएगी। तो कांग्रेस तो नहीं, अब तो बाकी सारी पार्टियां सारी पार्टी का मतलब आज मैं जिसके साथ हूँ कल दूसरे में चले गए। होना ये चाहिए कि अगर आप कहीं दूसरे में जा रहे हैं, आप मेरे साथ तो धोखा कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने आपको वोट नहीं दिया, आपकी पार्टी को वोट दिया है। पार्टी की वजह से जीते हैं। अकेले दम पर आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, कोई भी खड़ा होकर के देख ले। मेरा मानना है कानून ये है कि अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो इतना कर दें कि आप दोबारा चुनाव लड़ें। तो ये तो कोई नया नहीं है सर। ये तो आप जिस दौर में आप सुपरस्टार कवि हुआ करते थे उस दौर से चला आ रहा है। वो तो सबने देखा, चला रहा है, जनता गलत पार्टी चला बनी रहा है ना। तो कुछ हमारा दल बदलुओं पे आपने कुछ लिखा कभी? हमने दुर्भाग्य ये है कि हमने पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टी यहाँ चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता। नेताओं के सामने ही नेताओं पे ही व्यंग करना कितना मुश्किल है एक हास्य कवि के लिए? पहले भी था, अभी भी है, कैसा है? पहले नहीं था इतना, अब है। अब है। हाँ, पहले सब में टॉलरेंस पावर थी, हर एक में थी, अब नहीं है। जैसे आपने कौन कौन से नेता हैं जिनको आपने उन्हीं के सामने कोई कटु व्यंग किया हो, जो और उस नेता ने आपको शालीनता से सुना हो, तालियां बजाई हो? कौन कौन से नेता? पहले सभी सुनते थे। जैसे कोई एक उदाहरण दीजिए सर। कोई भी नहीं, चाहे राजीव गांधी रहे हों, चाहे वो वीपी सिंह रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों। इंदिरा गांधी तो खैर इतना काव्य पाठ से उनका कभी रहा नहीं। आपकी मुलाकात हुई इंदिरा गांधी से? एक बार हुई थी उनसे बस। तो उन्होंने, आप सुरेंद्र शर्मा किसी के पास मिलने आए? वो नहीं जानती थी मुझे। अच्छा। हाँ, तो ये तो परिचय दिया गया। जगन्नाथ पहाड़िया ले गए थे कि हाथ रख के कभी, तो बोले को सुनाओ। हाँ। तो क्या सुनाया आपने, हम ये जानना चाहते हैं। इंदिरा गांधी को कवि सुरेंद्र शर्मा ने क्या सुनाया था? कब की बात है, पहले तो ये बताइए। जब वो चुनाव हार गई थी और 12 विलिंगटन क्रिश्चियन पर रहती थी। 77 में? हाँ, क्या आसपास? 77 78 होगा। अच्छा। पता नहीं तब तो क्या हुई वो मुलाकात का जरा किस्सा सुनाइए। कुछ मैंने उनको कविताएं सुनाई थी जो जनता पार्टी पर लिखी थी मैंने, कि 10 एक दिन तक ये चुन नहीं पा रहे थे प्रधानमंत्री, नेता कौन होगा। हाँ, कौन होगा। बहुत आपस में झगड़ा चल रहा था। तो तीसरे दिन ही मैं वहाँ, चौथे दिन बम्बई में प्रोग्राम था, तो
पूरी जय जयकार कर रहे थे लोग। तो मैंने कहा शर्मा जी, प्रधानमंत्री पद के लिए जनता दल वाले आपस में लड़ रहे हैं, इनका समझौता हो जाए, कोई रास्ता तो बता दो। मैं बोलूँ इन सब ने इंदिरा गांधी की फ़ोटो दिखा दो तो सब एक हो जाएंगे। ऐसी 2-3 और भी सुनाई थी नहीं, मैंने। ये तो हो गया कि जो आपने तो एक तरीके से इंदिरा गांधी की तारीफ हो गई है। हाँ, इंदिरा गांधी को कोई आपने कटु व्यंग उनके बारे में सुनाया? मैं बोले हमारे ऊपर भी कुछ लिखा है क्या, अच्छा, पूछा उन्होंने। उन्होंने खुद पूछा आपसे? तो मैं 4 लाइन तभी लिखी थी, उन्हीं दिनों की थी, कि कांग्रेस की हार का कारण कि यूथ कांग्रेस द्वारा बुरो कांड हो रही हो, सीख देने वालों भांड हो रही हो। कांग्रेस की हार को एक ही कारण है कि बछड़ों सांड हो रही है। संजय गांधी पर। संजय गांधी पे ये कविता आपने सुनी? तो संजय गांधी उस समय मौजूद नहीं थे वहाँ नहीं, पे। वहाँ नहीं थे। तो इंदिरा गांधी का रिएक्शन जैसे ही आपने ये कविता सुनाई नहीं, तो हंसी वो बहुत दिलेर महिला थी। लोग बोलते हैं बड़ी तानाशाह, बड़ी एरोगेंट, उसकी ऐसी तानाशाही छवि। मुल्क के नुकसान के लिए नहीं थी, उसने सम्मान रखा था। अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था, उसके बाद उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात तक नहीं की, उसके नमस्ते का जवाब भी नहीं देती थी। लेकिन उसके 4 साल बाद इमरजेंसी भी लग गई देश में। इमरजेंसी लग गई तो इमरजेंसी लग गई, लेकिन बोल लें कि अगर उस समय स्वतंत्रता होती तो इमरजेंसी अच्छा काम कर सकती थी। उस समय भी प्रेस के ऊपर, जब राजा को यही नहीं पता लगेगा कि पब्लिक क्या सोचती है, तब कैसे ठीक करेगा अपने आप को। तो उन्हें इंदिरा गांधी ने मान लिया, तभी तो 3 साल बाद हटा दी उन्हें। मालूम पब्लिक कि बहुत भयंकर विरोध में चल रही है, वरना तो चलाती रहती, क्या दिक्कत थी। तो जब ये लग गया कि अब पब्लिक पता लग जाता है, हमें पता लग गया था। मैं तो एक कविता कभी भी इनके समर्थन में कुछ आलोचना की तो भयंकर तालियों से पता लग जाता था जनता का रुख किस तरफ है। तो कोई वो इमरजेंसी के दौरान कैसा था ये मंचों का व्यवहार, ये बदला था? हाँ, डर लगता था ना। भवानी प्रसाद मिश्र बहुत बड़े कवि थे हमारे, रोज त्रिकाल संध्या लिख करते थे। 3 कविताएं रोज इमरजेंसी में खिलाफ। कुछ याद हो अगर तो कोई? 3 कव्वे थे, ऐसे कुछ था वो। अच्छी कविताएं थी उनकी, रोज 3 लिखते थे। उनके बाईपास होना था, उनका पेसमेकर लगना था। विद्याचरण शुक्ल थे उसके मंत्री सूचना प्रसारण, और वो उनके भयंकर भगत थे। तो मेरा उनके यहाँ आना जाना रहता था। तो मुझे कहा, मैंने कहा, ये बोले सुरेंद्र तुम बात करो उनसे कि दादा को पेसमेकर की ज़रूरत है। तो हम पेसमेकर सरकार की तरफ से लगवा देते हैं उनको, कोई दिक्कत पैदा नहीं उनको। मैंने उनसे बात की भवानी दादा से, तो भवानी दादा मुझे राजा कहते थे। राजा, अब यहाँ सरकारी दिल नहीं धड़केगा, भवानी मर जाएगा लेकिन सरकारी दिल नहीं धड़केगा। फिर मेरे एक मित्र थे कलकत्ता के, उन्होंने उनको पेसमेकर लगा। ऐसे कभी भी थे। नहीं तो आपका आचरण कितना बदला वो इमरजेंसी के जो 1.5 साल? वो मैं ऐसी कविताएं कभी लिखता, मैं आलोचनात्मक लिखता हूँ, विरोधात्मक नहीं लिखता, आज भी नहीं लिखता। नहीं तो आलोचना करने के भी थोड़ा सा तो कुछ डर तो लगा होगा कि ना, कुछ करेंगे, कुछ उस समय इतना नहीं था। या पढ़ रहे थे तो क्या रिस्पॉन्स थे? कभी लोगों में इतना नहीं था कभी। एक दो लोग जो कि उनसे जुड़े हुए, उसी को कोई हो, वरना किसी भी कभी कुछ नहीं कहा। कुछ याद है आपको इमरजेंसी के लिए कुछ लिखा हो आपने, और आप उस दौर में मैं पढ़ता था ना, हाँ, कि इंदिरा गांधी के आज दिन में 3 छींक आई, पेपर में पहले ही पेज पर ऊँच छींक की फोटो खबरों के साथ में आई।
या खून छींक क्यों आई, यहाँ पर जांच आयोग बैठे को, और पाकिस्तान से आई है तो पाकिस्तान को भट्टो बैठे को, ऐ छींक को बहुत बड़ा अवसर हो गयो। यह छींक को बहुत बड़ा असर हो गयो। वाजपेयी जी को बुखार भी एकदम ठीक हो गया। और ऐ मुल्क में के बात हुए है, एक छींक भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या हुए है, और एक भूख से मरा आदमी ने कोई नहीं रोआ है। क्या इस बात तरह है। तो ये आप उस दौर में ही पढ़ा करते थे पूरी आज़ादी से? पूरे याद नहीं, लेकिन हाँ हाँ, वो बड़ी लंबी इस कविता तरह, आपकी। राजीव गांधी से कैसे मुलाकात हुई? राजीव गांधी से मुलाकात, मैंने विज्ञान भवन में प्रोग्राम था, मैंने इंदिरा गांधी की डेथ पर एक कविता लिखी थी, बहुत गंभीर कविता थी, और तो सुनाई थी मैंने। कुछ याद वो है? कवि सम्मेलन की, हाँ, कुछ 2 लाइनें अगर याद हो उसकी। मेरे प्यारे बेटे, मेरी माँ ने तो नहीं, मेरे पिता ने एक कहानी सुनाई थी। कि एक माँ ने अपनी प्रेमिका को राजी करने के लिए अपनी माँ की हत्या कर दी, और जो माँ का सिर लेकर के जा रहा था, तब उसने ठोकर से चोट खाई, और उस चोट में से पत्थर से आवाज़ आई माँ की, बेटे तेरे कहीं चोट तो नहीं आई? क्या बात है। तो तब मैंने पिता से कहा, ऐसा तो कहानियों में होता है, आज की तारीख में ऐसी कहानी, ऐसी बातें सुनाकर मुझे मत कहो। लेकिन जब तुमने मेरे ऊपर गोली चलाई थी, तब मेरे पिता की आवाज़ मेरे कानों तक आई थी, बेटी मैंने तुझे कहानी नहीं हकीकत ही सुनाई थी। क्या बात है। बड़ी गंभीर कविता थी। तो ये उस विज्ञान भवन में आपकी हाँ, पहली तो मुलाकात। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, और वो सोनिया जी, उन्होंने कहा कि सारे मुख्यमंत्री थे उसमें, पहला इंदिरा गांधी के निर्वाण दिवस पर थी। तो फिर राजीव जी ने कहा कि आपकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो बिट को एंजॉय करते थे वो आदमी। उनके जन्मदिन पर मैं बधाई देने गया, वो आगे फिर, अरे शर्मा जी, कल मैं हैदराबाद में था, वहाँ मैंने 3-4 कवियों को सुना है, और मैं अब तुम्हारी मोनोपोली दिल्ली में ख़त्म करनी है, मैं उनको दिल्ली लेकर के आ रहा हूँ। तुम्हारी आपसे बोले वो? हाँ, तो मैं मोनोपोली तुम्हारी ख़त्म कर दूँ, मैं ये ले आओ। मैंने भी 3-4 प्रधानमंत्री देख रखे। तो कभी भी अच्छा, मुझे हर एक कोई बुला लेता था कि मैं आ जाऊँगा तो मेरे से बात, क्यों मैं कोई राजनीति की बात नहीं करता, किसी टिकट की बात नहीं की, ना मैंने कुछ मांगे कि भाई टिकट दे दो, राजनीति में आ जाओ। उन्होंने एक बार इच्छा भी जारी की, मैंने कहा मुझे नहीं जाना राजनीति। इच्छा जाहिर करी थी? हाँ। क्या कहा? तुम राजनीति में क्यों नहीं आते? तो मैंने जी नहीं, मैं आप आ जाओ कभी समझ, मैं वहाँ चला जाता हूँ, आप यहाँ आ जाओ, क्योंकि मुझे शुरू से ही जमी नहीं, क्योंकि कोई भी राजनीति में विचारधारा है, विचार नहीं है। अगर विचार होता तो पहली समस्या मुल्क की पॉपुलेशन की चर्चा करते, जिसकी वजह से बेरोजगारी, ये सब चीज़। तो आपने मना कर दिया कि मुझे, हाँ, मतलब टिकट ऑफर करी उन्होंने, या कहा कि तो राजनीति में आना चाहिए, टिकट ऑफर नहीं की, टिकट की बात नहीं थी। तो उनको बुरा नहीं लगा, आपने मना कर दिया? नहीं, मैंने कहा आप आ जाओ कभी सब, मैं वहाँ आ जाता हूँ। मैं तो हास्य में ही बात करती। फिर एक दिन इफ्तार की पार्टी थी गुलाम नबी आज़ाद के यहाँ, तो लाल में पार्टी थी, तो उन्होंने कहा भाई आज तो कविता होगी, तो एक सोफ़ा लगा दिया गया, बाकी लॉन में बैठ गए, कुर्सी थी, सोफे पर मैं और राजीव गांधी बैठ गए। एक सोफे पर आप 2 लोग बस? हाँ,
आप लॉन में इकलौते ही था कवि ना थे? प्रोग्राम। आप इकलौते कवि थे वहाँ पे? हाँ हाँ, इकलौते था। और एक कुर्सी थी, उस पर मैंने जाखड़ साहब खड़े थे, लोकसभा अध्यक्ष। मैंने उसका भाई बलराम साहब, जाखड़। हाँ, तो वो बैठ गए। हम्म। तो भाई साहब एक दिन आपने कहा ना कि राजनीति में आ जाओ। मैं आ जाता तो नीचे बैठता, आज तुम्हारे साथ बैठा हूँ। और इसका भी बुरा नहीं माना गया? बुरा मानने की क्या बात है। मैं वही कह रहा हूँ, हास और उपहास का अंतर है। हम्म। मैं उपहास करता ही नहीं कभी भी। और कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके साथ आपका दोस्ती जब कहेंगे चौधरी या? चरण सिंह बने थे, हम्म। तो उस दिन, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने थे, शाम का मेरा प्रोग्राम रखा उन्होंने हम्म। कोठी पर, हम्म। जा रहे थे। हम्म। तो उन्होंने सुना मुझे। ज्ञानी जैल सिंह है, फखरुद्दीन अली अहमद है, हम्म। वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी तो आपके कवि कुल के ही कभी प्रधानमंत्री हो कभी गए खुल तो। गए, वो तो सहज आदमी थे, कभी उनके यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हम्म। एडवाणी जी के मैं 50 साल से जा रहा हूँ। वाजपेयी जी का कोई किस्सा है? कोई वाजपेयी जी से कब कब आपकी मुलाकातें हुई? कभी कोई मंच आपने कोई शेयर कर लिया हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें वो भी कविता कर रहे हो, आप भी कविता सुना रहे हो? एक दो हैं बस। सीधी सी बात यह है कि उससे बड़ा डेमोक्रेसी को हम्म। महत्व देने वाला व्यक्ति हम्म। बहुत कम है। हम्म। एक सीट की कमी थी, खरीदी नहीं, हम्म। इस्तीफा दिया। उससे सीखें लोग कि किस तरह का राजनीति को होना चाहिए। जिसका उदाहरण वाजपेयी से बेहतर कोई नहीं दे सकता। हम्म। जवाहरलाल नेहरू में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे हम्म। कि उनके ही मंत्री ने जब चाइना वार पर नेहरू जी ने कहा था कि जो जगह हम हारे हैं वहाँ पर बंजर धरती है, वहाँ पर घास भी नहीं उगती, तो एज ए मंत्री महावीर त्यागी ने कहा था, महावीर त्यागी ने कि हाँ, मेरा सर भी। आपके सर पर एक भी बाल नहीं उगता तो कैसे दुश्मनों को सौंप देंगे हम। और उसी व्यक्ति ने जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया तो खिलाफ में पत्र लिखा, ये आप गलत कर रहे हैं, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं आप। बड़ा कड़ा था। उसने, नेहरू ने बुरा नहीं माना, ये नहीं कि उनको हटा दिया, बल्कि उसका जवाब दिया उन्होंने। वो लेटर उनकी किताब में छपा है, महावीर त्यागी की, आज़ादी के आंदोलन और हंसते हुए आंसू। उसको पढ़ते रहोगे तो आप रोते रहोगे। ऐसी ऐसी उसमें कथाएं लिखी है गांधी के बारे में और उसके बारे में। वो खैर अब आज तो वो दौर नहीं तो क्या है कि वो, लेकिन मैं तो, आपने एक बड़ी लंबी लिस्ट बताई। मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से नेता हैं जो बुरा भी मान गए आपसे? मेरे से कोई बुरा नहीं हुआ, मेरे से किसी ने बुरा नहीं माना, आज तक नहीं माना। और सब बैठते थे। कोई अटल जी का आप कोई किस्सा बता रहे थे मुझे, अटल जी के साथ? तो अटल जी का एक कवि सम्मेलन का था निमंत्रण, संचालन मैं कर रहा था। वो प्रधानमंत्री थे, ताल कटोरा स्टेडियम में। तो मैंने कहा आपको आना है, आ जाऊंगा, पर कविता नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हर एक आदमी, अगर मैं किसी पद पर आ जाऊं तो मुझे जो बुलाएगा मैं समझ जाऊंगा ना कि कविता पढ़ना बुला रहा है। आज भी कोई कहते हैं जी आपसे अध्यक्षता कर रहा है, मैंने भाई अध्यक्षता नहीं करता भाई, मैं तो पेमेंट लेता हूँ, कविता पढ़ता हूँ। अध्यक्षता का मतलब है इसमें पेमेंट नहीं मिलेगा, मुख्य अतिथि बन रहा है इसका मतलब पेमेंट नहीं बनेगा। तो मैंने कहा नहीं जी, सिर्फ भाषण ही दे देना, आप आ जाए, आशीर्वाद दे चले जाना, और क्या। वाह। और भाषण दिया, खूब तालियां बजी, बैठ गया। पब्लिक ने पूरा खड़ा कर दिया माहौल, कविता कविता कविता। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं गया मंच पर, मैंने देखो दोस्तों, मैं वाजपेयी जी को इसी उस पर लेकर आया हूँ
किसी हमें आशीर्वाद देंगे और कविता नहीं पढ़ेंगे। जब मेरी बात पर आपको भी चाहिए कि जो मैं वचन देकर आया उसका आप पालन करें, उसमें मेरे सहयोग करें। और वैसे भी आपको बता दूं, प्रधानमंत्री कभी अगर प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। तो फिर खुद आए और कविता पढ़ी उन्होंने। एक महफिल में गिरजा व्यास के घर थी, उसमें वाजपेयी जी आए थे, घर पर उनके घर पे ही गिरजा व्यास। हाँ, उसमें धर्मवीर भारती थे, शीला झुंझुनवाला थी, टीपी झुंझुनवाला थे, रमानाथ अवस्थी थे, गिरजा कुमार माथुर थे, और कन्हैयालाल नंदन थे, मैं था। तो उस दिन व्यासपीर ने मेरे ख्याल से कितनी देर सुनाई होगी, सबसे मैक्सिमम वाजपेयी जी ने कविता सुनाई। उस समय रिकॉर्ड करते तो वो बहुत बड़ा संकलन, तब कुछ ऐसे साधन भी नहीं थे, ना कुछ ऐसे भी नहीं थे। तो वाजपेयी जी ने कभी नहीं कहा कि आ जाओ राजनीति में? तो जब जब चाहती तब आता था। वो उन्होंने कभी ऑफर किया? इंडिकेशन किया था उन्होंने। अच्छा, क्या अडवाणी जी ने एक बार कहा था। आडवाणी जी ने क्या क्या बोला? वो कभी तुम्हें तो राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि चुनाव में 71 के चुनाव में अडवाणी जी मेरी कविताएं सुनाते थे जो कांग्रेस के लोगों पर मैंने लिखी थी। अरे हाँ। आज कुछ उदाहरण दीजिए। याद नहीं मुझे, कुछ उसकी दो लाइन अगर याद हो। वो था, फिर कांग्रेस वालों पर लिखी थी और नरगिस सुनाती थी जो जनसंघ वालों पर लिखी थी, मैंने भाजपा वालों पर लिखी थी। तो पहले मैं पॉलिटिकल कविता ज़्यादा लिखता था। कुछ कोई उदाहरण, कोई जीवन राम पर लिखी थी, लगातार बैटिंग कर रही हो तो जब कभी भी फील्डिंग को मौका आवे तो खेलने वाली टीम में मिल जाए। तो ये कभी जगजीवन बाबू सामने से सुना आपको उन्होंने? जगजीवन मीरा कुमार ने सुना? मीरा कुमार जी ने सुना होगा शायद, लेकिन जगजीवन राम जी ने नहीं सुना। तो इतने आपने मौके छोड़ दिए राजनीति में आने के। क्या मैं आज भी तो हूँ, और कोई एमपी होगा तो 540-50 में एक होगा ना। मैं तो देश में एक हूँ। तो फिर बड़ा पद छोड़ करके नीचे जो राजनीति में आए, कलाकार आए, उनकी क्या इज्जत रही? आजकल तो कलाकार तो छोड़िए, कलाकार हो, कवि हो, साहित्यकार हो, ये तो लाइन लगी हुई है कि बस किसी तरह हमको टिकट मिल जाए साहब। ये तो वही मैं बता यार, मैं राजेश खन्ना जिसके पीछे भीड़ भागती थी, मेरे घर के नीचे 100 आदमियों को अपना भाषण दे रहा था। अरे आप अपनी ताकत नहीं पहचानते। पहले भीड़ आपके पास भागती थी, अब तुम भीड़ के पीछे भाग रहे, अपना कद गिरा रहे हो। वो तो कहते हैं हम जन सेवा करना चाहते हैं। अब जन सेवा तो सिर्फ एक ही आदमी ने की, फिल्म में से आकर के, वो सुनील दत्त साहब ने की। सुनील दत्त और नरगिस वो सीमाओं पर जाते थे जवानों के, उसमें बीच में। बाद में मुझे कोई नहीं लगा कोई आया जिसने कोई ऐसा काम किया हो। लेकिन अब तो ये फिल्म से जुड़े लोग हों, साहित्यकार हों, कवि हों, ये लाइन लगाए हो रहते हैं। ऐसी खबरें आती रहती कि इधर से टिकट मांग रहे हैं, उधर से टिकट मांग रहे हैं, किसी तरह एंट्री मिल जाए, लोकसभा मिल जाए, राज्यसभा मेरा एक कवि था। अच्छा, मेरे तो हर एक पार्टी में पर्चे, तो उसने कहा मुझे टिकट दिलवा दो। 2 उसने दे दिए मुझे बायोडेटा अपने। एक तो बायोडेटा कांग्रेस के लिए, एक बायोडेटा भाजपा के लिए। इनमें से किसी को भी मिल जाए। मैंने यार इस तरह घटियापन है, तो मैंने उल्टा किया। मैंने कांग्रेस वाला भाजपा वालों को भिजवा दिया, भाजपा वाला कांग्रेस वालों को भिजवा दिया। तब मैं नाम पूछूंगा तो आप कहेंगे नाम रहने दो। नहीं, उसकी डेथ भी हो चुकी कवि की, अच्छा नहीं लगता। फिर तो वही उपहास आ जाएगा। अब हास्य। तो आप अब हास्य पे ही आ जाते हैं। तो आप ये बताइए, आप ये क्यों कहते रहते हैं कि राजनीति के लोग जो हैं, जो नेता हैं, वो आम जनता को सीता और द्रौपदी समझते हैं? ये सब आप क्यों कहते हैं मंच पे? क्या कहते हैं, पहले तो ये बताइए। मेरी कविता है वो, तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, वही। कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। क्या बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। क्या बात है सर, बहुत खूब। कभी भी कह दूँ कि सबके लिए हर समय मौसम तो ऐसा ही है। आजकल मौसम कॉकरोच का चल रहा है। ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुना है आपने? हाँ, सुना तो है, पर क्या उससे कोई मतलब नहीं ना, आप कितना रिवॉल्यूशन कर लो। खलील जिब्रान ने एक बात कही थी, आप जालिम से जालिम राजा को उसके सिंहासन से हटाना चाहते हो तो एक बात तय कर लो, आपके मन में उसका सिंहासन तो नहीं है। क्या बात है। और हमने भाई, मैं मोदी जी से, उनके बड़े भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, सोम मोदी, जो सबसे बड़े कविता प्रेमी हैं, वो आया कभी समय, मैं तो मैंने कहा कि वो आए हुए, तो उसने कहा कि मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बात चली, तो उन्होंने कहा एक पब्लिक में से आवाज़ आई एक कि आप ये क्यों नहीं बताते गुजरात में इतने मंदिर तोड़े गए। मैंने कहा ऐसा है कि अगर प्रदेश को मंदिर बनाना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। जो अनधिकृत बने हुए तो बनना है, इसमें कोई खास बात नहीं। फिर उन्होंने कहा मेरे घर आना है आपको। सोम मोदी के मैं घर गया, कोई नौकर नहीं था, उनकी पत्नी ने नाश्ता पाया, खा करके मैं आ गया। फिर 3 दिन बाद रात को 11 बजे मोदी जी का फ़ोन आया मेरे पास कि शर्मा जी आप मेरे परिवार में गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे लायक कभी कोई काम हो तो ज़रूर बताइए। ये उस समय सीएम थे? सीएम थे, उस समय की बात है। अपने को कोई काम आज तक नहीं पड़ा, तो क्या बता। संतन को सीकरी से क्या काम? देखिए, सोने की रोटी खा नहीं सकता, और सोने की थाली में मुझे खाना नहीं है। बस सीधी बात है। थाली सोने की हो जाएगा, खाना गरीबों का हो जाएगा। फिर रूखी रोटी खाओगे, बॉइल्ड वेजिटेबल खाओगे, हजम नहीं होगा तो डायबिटिक हो जाएगी आपको, हार्ड बेड पर सोओगे। जो एक गरीब की स्थिति हो जाती है वो संपन्न आदमी की स्थिति हो जाती है। तो आप बेसिकली आप ये बता रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी पे कि आप ये इस विचार से ही सहमत नहीं है कि एक मकसद क्या है। हाँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई लोकतंत्र में आप विरोध की आवाज़ उठाओ, ठीक है, समस्या गिनाओ, उसकी ज़रूरत है देश में, लेकिन समस्या गिनाने से ज़्यादा बेहतर है कि समाधान बताना। पहली बात तो है, आपके पास समाधान नहीं हो तो समस्या मत क्रिएट करो। मैं जितने भी राइट अप लिखता हूँ, अगर मैं किसी बात पर उंगली उठाता हूँ तो उसका समाधान मेरे पास होने तभी लिखूँ। मैं सरकार के किसी काम की आलोचना करूँगा तो तभी करूँगा जब उसका हल मेरे पास होगा, नहीं तो नहीं करूँगा। और एक विषय बीच में रह गया जो इस विषय पे बात करना भी ज़रूरी, मैं चाहता हूँ जाते जाते एक टिप्पणी उस पर आपकी ज़रूरी है। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक टूट गए, सांसद टूट गए, उद्धव ठाकरे के, अरविंद केजरीवाल के, आज इस पार्टी में उस पार्टी, ये दल बदलू नेताओं पे कभी कुछ लिखा आपने, कोई टिप्पणी है आपकी? दल बदलू नहीं है, सुविधा भोगी है।
ममता बनर्जी होती सत्ता में तो थोड़ी बदलते, हम्म। तब आपका तो मन परिवर्तन नहीं होता। लेकिन पंजाब में तो सत्ता में है आम आदमी पार्टी और वहाँ से भी टूट गए राज्यसभा। तो कुछ पैसा मिल गया होगा। पहले राजनीति का मतलब सेवा था ना, तब सेवा रहा ही नहीं है। हम्म। उनका मकसद ही पैसा कमाना है। जिस दिन पता लगा, आज दिल्ली के कॉरपोरेशन में मेंबर हैं, 1 पैसे की तनख्वाह नहीं मिलती है उनको, पागल हो रहे हैं। क्यों? और लाखों रुपए खर्च करके चुनाव भी लड़ लेते हैं। मकसद क्या है? किसी को 1 पैसा भी नहीं मिले, आज की तारीख में कोई करेगा क्या समाज सेवा? और सुबह से शाम तक उसी में लगा रहेगा। और आप इतना पैसा दो ना कि वो बेईमानी करे ही नहीं। अच्छी तनख्वाह दो ना, हर एक को, एमपी को इतना तनख्वाह दो कि सोचे ही नहीं बेईमानी करने की। आप जो देते हो पैसा उसको, उतना तो उसका चाय पान में खर्च हो जाता है। आप ही उसको प्रेरित कर रहे हो, भाई तू खा पी ले कहीं से। तो सुरेंद्र जी, अब जाते जाते एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा, एक हम लास्ट में सेगमेंट भी करेंगे। हमने बड़े सारे लोगों को जब पता चला, हमारे दर्शकों को, कि सुरेंद्र जी आने वाले हैं, तो आपका एक बहुत पॉपुलर शो हुआ करता था शर्मा जी से पूछो, तो उन्होंने भी कुछ सवाल पूछे। वो कह रहे हैं कि ये एक लाइन में जवाब दे देते हैं शर्मा जी। तो उन्होंने कुछ सवाल भेजे हमको, तो मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। वो एक सवाल हमारे पास आया कि शादी करनी चाहिए या नहीं? शादी करनी चाहिए, क्योंकि अगर पिता ने नहीं करने का निर्णय ले लेता तो तुम कहाँ से पैदा होते? रिश्तेदार जरूरी हैं या दोस्त? जिसमें हर एक चीज़ जरूरी है। रिश्तेदार भी जरूरी हैं, दोस्त भी जरूरी हैं। रिश्तेदार जो रिश्तों को रिश्तेवार नहीं करें, रिश्तेदार रिश्ते लग गए। जिसमें चाहत की भावना हो, चाहे वो दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो, वो गलत है। बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो तो क्या करें? ये किसी ने सलाह मांगी है। खिलाड़ी बन जाए, पढ़ने वालों से ज़्यादा कमाएगा। पढ़ाई हर एक के लिए ज़रूरी थोड़ी है। इस मुल्क को और भी तो कालाएँ हैं जिनके ऊपर आदमी बन करके, हमने तो महत्व ही नहीं समझा ना किसी चीज़ का। पेंटिंग जो हाथ की बनी हुई थी करोड़ों की बन रही हैं, हम उससे हट करके प्रिंटिंग पर आ गए। कला के महत्व को हमने नहीं समझा। ढाके की मलमल इस मुल्क में बनती थी, हैं, एक अंगूठी से निकल जाती थी सारी की सारी। वो आज कला होती तो 1-2 लाख रुपए गज की वो बिकती। हमने कलाओं को मारना शुरू कर दिया। जो हमारे मंदिर बने, जो कलात्मक बने, आज की तारीख में वैसा बनाने की सोच भी नहीं सकते हम। हमें मुल्क को कला की तरफ लेना चाहिए था, संस्कृति की तरफ लेना। मुल्क का पाश्चात्यकरण नहीं करके आधुनिकीकरण करना था। एक भाई साहब है, उन्होंने सवाल पूछा आपके लिए कि सेहतमंद रहने का सबसे अच्छा नुस्खा क्या है? किसी और की सेहत खराब करने की सोचो मत। अपने सेहतमंद नहीं, पहले देश की सेहत कैसी अच्छी रहे उसके बारे में सोचते रहो, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। एक भाई साहब पूछ रहे हैं, अच्छा कवि किसे कहते हैं? जो अपने आप को अच्छा नहीं कहे। और अच्छा नेता कौन होता है? अब क्योंकि मैं हूं नहीं, इसलिए मैं कैसे कहूँ। मैं होता तो मैं ही होता। अभी देखिए, इसी पे एक आखिरी सवाल मुझे किसी ने पूछा है कि सुरेंद्र शर्मा कवि नहीं होते तो क्या होते? मनुष्य होता। तो कवि से मनुष्यता चली जाती। वो बेहतर है पोजीशन।
इंसान होना बहुत बड़ी बात है, कवि होना बहुत छोटी बात है। नहीं, ये तो कहा जाता है कि मनुष्य होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। वो तो नीरज जी ने कहा है ना, सौभाग्य पब्लिक के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए इंसान होना सौभाग्य है। अच्छा कवि या लोकप्रिय कवि, क्या बेहतर है साहित्य के लिए? अच्छा कवि सिद्ध होता है, लोकप्रिय कवि प्रसिद्ध होता है। बेहतर क्या है? सिद्ध होना। तो मैं इतिहास, सिद्ध नहीं हूँ, प्रसिद्ध हूँ। आप अपने सिद्ध आप तो को हमारे नहीं, सिद्ध विशुद्ध कवि नहीं कहेंगे? ना, सवाल ही पैदा है। सिद्ध तो नीरज जी थे। हाँ। हास्य में? हास्य में शरद जोशी रहे, शैल चतुर्वेदी रहे, गोपाल प्रसाद व्यास रहे, काका हाथरसी रहे। 50 की लिस्ट है। आजकल आप किसे, आपने से बाद वाली पीढ़ी में आप किसे मानते हैं, या आजकल की जनरेशन में आप किसे सुनते हैं? आपको लगता है कि यार ये मंच पे ये लड़का बहुत बढ़िया पढ़ता है, कौन वो कवि होंगे? वो बाकियों की से मेरी दुश्मनी हो जाएगी जिसका नाम लो। मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूँ। तो क्या चाहते हैं कवि सुरेंद्र शर्मा कि इतिहास पद्मश्री कवि सुरेंद्र शर्मा को कैसे याद रखे, ये आने वाली पीढ़ियां मैं कोई कैसे याद ऐसी कविता लिखूं जिसमें पूरा देश का आदमी एक दूसरे से जुड़ जाए, ना है कि एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दे। एक ऐसी कविता लिखना चाहता हूँ जो कालजयी कविता हो। लिखने की कोशिश में है उसमें लिख कोशिश में हो कि आदमी टूटे नहीं, बस जो अपनी न सोच करके देश की सोचे। मतलब आपने उस कविता की हमारे तो पहले शुरू से ही कहा गया ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसमें कहीं लिखा है भारत है वसुदेव कुटुम्बकम। ये हजारों साल पहले लिखा गया, आज हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हमारे पूर्वज जो लिखे गए हैं उसके मुकाबले में क्या है? ये सोच है हमारी। उसको कोट क्यों नहीं करते वसुदेव कुटुम्बकम का? कोई भी ऐसा पहले संस्कृत में नीति, जितने भी नीति काव्य, उसमें किसी धर्म के बारे में नहीं टिप्पणी है। यूनिवर्स के बारे में लिखा गया। तो वैसा लेखन हो जो यूनिवर्स के ऊपर। तो आपने शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया? सोच रहा हूँ, नहीं लिखा जा रहा तो अलग बात है। करूँगा तो सही कुछ ऐसा कि जो कि आदमी को तोड़े नहीं, किसी भी हालत पर जोड़े बस। तो अब जाते जाते कुछ तो हंसा दीजिए जरा जनता को। भाई 4 पंक्ति हैं। एक तो कि उसमें जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा तो पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो। एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली, ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती। थारी तो खाल भी कोई काम में नहीं आती। मर्दों की मार्केट वैल्यू यही है। और आखिर में 4 पंक्ति जो करना चाहता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी इसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। क्या बात है। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया सर TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी आप वो कविता अपनी लिख पाएँ, आपके दिमाग में विचार आए और हम बहुत जल्दी वो कविता सुने जो आप लिखना चाह रहे हैं, एक कालजयी कविता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।